प्रतिरक्षा तंत्र पाठ 39 आरबीएससी की बुक का, जो क्लास 12th है, क्लास 12th की आरबीएससी की बुक का ये 39वां पाठ है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8वें पार्ट का एक लेक्चर है, छोटा सा चैप्टर, उसमें छोटा सा पार्ट दे रखा है। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक जनरल डिस्कशन किया था, जनरल आइडिया लिया था। प्रतिरक्षा तंत्र के दो प्रकार, हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षा की, तो दो प्रकार की है हमारे शरीर में। एक है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। इस लेक्चर में बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा की। उपार्जित प्रतिरक्षा को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सहज प्रतिरक्षा के फिर से 5 प्रकार हैं। सरल है, बिल्कुल बहुत इजी है। सबसे पहला शारीरिक अवरोध, दूसरा कार्यिकी अवरोध, तीसरा कोशिकीय, चौथा अगर बात करें इसमें पूरक तंत्र या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इसको कह सकते हैं। और लास्ट साइटोकाइन। साइटोकाइन के साथ में एक नाम और आता है इन्फ्लेमेटरी, को भी ले सकते हैं। पहले बात करते, आज इन्हीं की बात करेंगे, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक अवरोध की। तो शारीरिक अवरोध दो प्रकार के हैं, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। सहज प्रतिरक्षा है जो जन्म से उपस्थित होती है हमारे शरीर में, और उपार्जित प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म के बाद में डेवलप होना शुरू होती है और जन्म के बाद ही डेवलप होती है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो शारीरिक अवरोध के अंदर त्वचा तथा उपकला व म्यूकस श्लेष्मा, इसमें श्लेष्मा उपकला आ जाएगी। अब होता क्या है इनसे, सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की। त्वचा जन्म से उपस्थित होती है और हमारे पूरे शरीर में उपस्थित है। हमारे शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं जहाँ त्वचा उपस्थित नहीं है, बस ओपनिंग पर नहीं है, जो हमारे शरीर में अंदर घुसने का रास्ता है। जैसे हमारा माउथ, हमारा मुख है, तो यहाँ पर मुख का जो छिद्र है उस पर त्वचा नहीं है, मुख के छिद्र पर त्वचा उपस्थित नहीं है। इसी तरह से अगर बात करें तो हमारे नासा छिद्र या जो जनन द्वार है, तो वहाँ पर ये उपस्थित नहीं है। तो जहाँ पर भी छिद्र है, ओपनिंग है, उसके अंदर का जो रास्ता है वहाँ पर श्लेष्मा उपकला उपस्थित है, और बाकी जगह पर तो त्वचा है ही। तो पहले बात त्वचा की करते हैं। त्वचा के अंदर ग्रंथियाँ होती है, जिन्हें त्वचा ग्रंथियाँ कहते हैं। ये त्वचा ग्रंथियाँ जैसे तेल ग्रंथि है या पसीने की ग्रंथियाँ हैं। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथि था, पसीने की ग्रंथि। यही आगे मॉडिफाई होकर रूपांतरित होकर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ, जैसे लैक्राइमल ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है यानी स्तन ग्रंथियाँ हैं, अश्रु ग्रंथि है, और सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्लैंड है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ बनाती हैं। आँख के भी जो जैस ग्रंथि, जैस ग्लैंड, मॉल ग्लैंड, ये सब का निर्माण इन्हीं से हो रहा है, इन्हीं के रूपांतरण है। तो त्वचा की बात कर रहे हैं। त्वचा के अंदर दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, सेबेसियस ग्रंथि तथा पसीने की ग्रंथियाँ। पसीना जो स्त्रावित हो रहा है वो हमारे शरीर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वृद्धि नहीं करने देता। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बस एक ध्यान रखें, जहाँ पर भी लाइसोजाइम एंजाइम का नाम सुने, बस ये समझ जाएं कि लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को मार देता है। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को रप्चर कर देता है, उसको तोड़ देता है, जिससे जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। तो सिंपल सा एक प्रोसेस है।
कई जगह होता है लाइसोजाइम, हमारे आंसुओं में होता है, पसीने में है, मुख में है, यानी सलाइवा के अंदर, और हमारे इंटेस्टाइन में है, और फीमेल में जो बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती है वो भी लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज़ करती है। तो हमारी बॉडी में 4-5 जगह पर लाइसोजाइम एंजाइम आपको मिल जाएगा। तो त्वचा एक बैरियर है, एक अवरोध है जो हमें जीवाणुओं से बचा रही है, शरीर का सबसे बड़ा अंग इसको मान सकते हैं। उपकला भी मैंने बताइए, जो भी ओपनिंग्स हैं जहाँ त्वचा नहीं है तो अंदर का जो रास्ता है वहाँ पर श्लेष्मा उपकला जो श्लेष्मा स्थापित करती है, जिससे कोई भी पैथोजन जो बाहरी कण है जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको चिपका ले अपने साथ। कार्य की अवरोध की अगर बात करें तो कार्य के अवरोध में लार, HCl तथा अश्रु। तो हमारी लार इसके अंदर आएगी, हमारे आंसू इसमें आ जाएंगे, और हमारे HCl। अब HCl कहाँ पर है? सबसे पहले बात करते हैं लार की। लार जो है वो लार ग्रंथि स्थापित कर रही है मुख के अंदर। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज पाचन करता है भोजन का, ये भोजन के पाचन का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करेगा। और दूसरा अगर हम बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोजाइम हमारे भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारता है। ये कैसे काम करता है? अभी मैंने बताया, लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। हमारे माउथ का पीएच अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा, हमारे माउथ का पीएच, हमारे मुख का पीएच 6.8 के आसपास होता है। भोजन को सिर्फ निगलने की बात कर रहा हूँ, चबाने की बात नहीं कर रहा। आपने चबा लिया भोजन को और चबाकर अब उसको निगलना है, सिर्फ स्टमक में पहुँचेगा, आमाशय में पहुँचेगा, बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है। मतलब पैसेज तो है, रास्ता तो है, लेकिन कहीं पर रुकेगा नहीं भोजन, सीधा आमाशय में पहुँचेगा। इस काम में लगभग 1 सेकंड का टाइम लगता है, और 1 ही सेकंड में हमारे स्टमक के अंदर होता है HCl, और इस 1 सेकंड में हमारा भोजन का पीएच चेंज हो जाता है। यहाँ पर पीएच है लगभग 6.8, मतलब न्यूट्रल मान लेते हैं, उदासीन के आसपास का मान लेते हैं, तो 6.8 या मामूली सा अम्लीय, हल्का सा अम्लीय। लेकिन यहाँ पर HCl के कारण जो पीएच होता है, ये पीएच मिलेगा आपको लगभग 2 से 3 के बीच का। तो पीएच जो होता है वो 2 से 3 के बीच का होता है, तो 2 है, 1.8 है या 3 है, ये पीएच आपको मिल जाएगा। तो मतलब आप ये देखें, बिल्कुल हल्के अम्लीय से बहुत ज़्यादा अत्यधिक अम्लीय माध्यम हो गया है भोजन का। तो इससे होगा क्या? ये एक पाश्चराइजेशन की तरह है। पाश्चराइजेशन आपने सुना होगा या कभी पढ़ा हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पाश्चराइजेशन टेक्निक के अंदर आप जो आपके कैंड फूड आते हैं, जो पाश्चराइज्ड फूड आते हैं, जो भोजन पदार्थ आते हैं जो पैकेट होते हैं, उनको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं एकदम से, फिर ठंडा करते हैं। एकदम से गर्म और ठंडा करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया को स्पोर बनाने का टाइम नहीं मिलता, बीजाणु बनाने का टाइम नहीं मिलता, और वो मर जाते हैं। यहाँ पर भी वही थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं कि एकदम से जब चेंज हो रहा है पीएच, तो प्रसुप्त अवस्था में नहीं जा पाएंगे जीवाणु और उनकी मृत्यु हो जाएगी। आंसुओं की बात की थी, मैंने अभी बताया था लाइसोजाइम एंजाइम है और ये अपना काम कर ही रहा है। तो एक सिंपल सी कंडीशन है, आप ये देखें कि जो आंसू है वो उनका काम क्या है? मन के भावों को बताना नहीं, इनका काम मन के भावों को बताना नहीं है। आंसुओं का काम है क्लीनिंग ऑफ आइज़, हमारे नेत्रों की सफाई करना। तो ये हमारे नेत्रों की सफाई करने अब कैसे कर रहे हैं? जो कचरा है उसको हटा रहे हैं, जो बैक्टीरिया है उसको हटा रहे हैं। इस तरह से ये हमें जीवाणु से बचाते हैं। अब अगला बात करते हैं कोशिकीय अवरोध। अगर आप लोगों को पता हो ब्लड के बारे में, मैं बता देता हूँ। ब्लड का अगर कंपोजिशन की बात करें रक्त के, तो रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा तथा कणिकीय भाग या फिर कॉर्पसेल्स। जो कणिकीय भाग है, कॉर्पसेल्स है, उसके अंदर 3 प्रकार की कणिकाएँ मिलती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC की बात करेंगे, WBC में फिर से 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय, अकणिकामय। कणिकामय के अंदर इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अकणिकामय के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कोशिकीय की, तो एक तो जो मैं नाम बोले अभी उसमें से एक तो मोनोसाइट और दूसरा न्यूट्रोफिल, ये 2 नाम इसमें आ जाएंगे। मैं लिख देता हूँ। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये 2 नाम लिखे हैं, लेकिन इसमें मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे, महाभक्षकाणु।
जो हमारे उत्कों में उपस्थित होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी आ जाएगी इसके अंदर, मास्ट कोशिकाएं भी आ जाएगी। तो ये सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे जो कोशिकीय अवरोध हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं रोगों से, हमारे शरीर में सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण यही कर रहे हैं। अब बात करेंगे पूरक तंत्र की। पूरक तंत्र एक्चुअल में इसको इंग्लिश में तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कह रहे हैं। इसको जो कोशिका है इनको सी सेल्स कहते हैं, इनका नंबर देते हैं, नंबर जो या नाम देते हैं C1, C2, C3, C4 इस तरह से चलता है। हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा था कि पूरक तंत्र क्यों कहते हैं। एक्चुअल में कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब आपके पास में ये कुछ प्रोटीन है, इस प्रकार से अलग अलग दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रोटीन है। एक प्रोटीन ऑन होगा तो दूसरा प्रोटीन ऑन होगा, इसके ऑन होने के बाद में तीसरा, और तीसरे का ऑन होने के बाद चौथा, चौथे का ऑन होने के बाद में पांचवा। यानी जब मतलब हर एक प्रोटीन दूसरे के लिए पूरक का काम करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसलिए इनको पूरक तंत्र कह रहे हैं। अब ये प्रोटीन होते हैं, ये हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं ब्लड के अंदर। करते क्या है, जब भी कोई पैथोजन बाहर से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया है तो ये कोशिकाएँ उनको चारों तरफ से घेर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है और उनको पूरे शरीर में घूमने से रोकती है, इधर उधर नहीं जाने देती, एक ही स्थान पर उनको रखती है। अब ये एक स्थान पर रहेंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, और साथ में आकर्षित करती है इन्हें। ये भक्षक कोशिकाएं हैं, भक्षण कोशिकाएं हैं, इनको लाइसोसोम्स हैं, ये आते हैं और उनको मार देते हैं, बस। ठीक है, तो पूरक तंत्र में मैं लिख देता हूँ, इसमें C कोशिकाएं होती है, जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। लास्ट है साइटोकाइन। साइटोकाइन का मैं सिंपल सा आपको बताऊं तो कुछ आप इस तरह से ध्यान रखें। ये हमारा एक उत्तक है शरीर का, इसमें कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग काफ़ी सारी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं में वायरस का इन्फेक्शन हुआ। अब ये ध्यान रखना है, इन्फेक्शन किसका है, वायरस का। यहाँ पर कुछ कोशिकाओं में वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अब ये वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक सिग्नल रिलीज करती है असंक्रमित कोशिकाओं पर, और इन सिग्नल्स को, इन केमिकल सिग्नल्स को कहते हैं इंटरफेरोन। सिंपल सी कंडीशन है, हमारे शरीर में कोई भी उत्तक है, उस उत्तक की कुछ कोशिकाएं वायरस से संक्रमित हुई है। वायरस से संक्रमित होने के बाद में ये कोशिकाएं कुछ केमिकल रिलीज़ करती है। ये केमिकल असंक्रमित कोशिकाओं से, जो स्वस्थ कोशिकाएं, उन पर जाएगी और उनको सिग्नल देगी, जिससे वो इस वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और ये केमिकल है, इन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की।